नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा और लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामले के अहम मुल्जिम आशीष मिश्रा की इलाहाबाद हाईकोर्ट से दी गई जमानत को मनसूख करने की दरखास्तों पर पीर को अपना फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस NV रमना और जस्टिस सूर्यकांत और हिमा कोहली की बेंच ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। उत्तर प्रदेश हुकूमत और मुतवफ़ी किसानों के अहले खाना के दलाइल सुनने के बाद जस्टिस रमना ने कहा कि हम इस पर फैसला सुनाएंगे। रियासती हुकूमत का मौक़िफ़ पेश कर रहे वकील महेश जेठमलानी ने बेंच के सामने दलील दी कि केस से मुताल्लिक़ गवाहों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है, किसी को कोई ख़तरा नहीं है। उन्होंने कहा कि तशद्दुद केस में अदालत उज़्मा की तरफ से कायम करदा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने गवाहों पर खतरे के खदशे की वजह से आशीष को हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ अपील दायर करने की सिफारिश की थी, लेकिन रियासती हुकूमत का कहना है कि तमाम गवाहों को पुलिस तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। हुकूमत SIT की राय से मुत्तफ़िक नहीं है। जमानत की मुखालिफत करने वाली कुछ अर्जी गुजारों की तरफ से पेश होने वाले सीनियर वकील दुष्यंत देव ने बेंच के सामने गवाहों को धमकियों के मामले को भरपूर तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि गवाह को भारतीय जनता पार्टी के रियासत में इख्तिदार में वापसी का हवाला देते हुए धमकी दी गई। मुल्क में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पीर को फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया। गुज़िश्ता 14 दिनों में तेल कंपनियों ने 12वें दिन ईंधन की कीमतों में इजाफा किया। कौमी राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 40 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया। इस इजाफे के बाद दिल्ली में पेट्रोल 103 रुपये, पेट्रोल 103 रुपये 81 पैसे फी लीटर और डीजल 95 रुपये 7 पैसे फी लीटर फरोख्त हो रहा है। इसके साथ ही मुंबई में आज इस इजाफे के साथ पेट्रोल की कीमत 118 रुपये 83 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत 103 रुपये 7 पैसे फी लीटर हो गई है। आलमी सतह पर भले ही खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल के करीब पहुंच गई, लेकिन मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे जारी हैं। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 137 दिनों के इस्तेहकाम के बाद 22 मार्च 2022 से बढ़ना शुरू हो गई। कंपनियों ने 24 मार्च और 1 अप्रैल को छोड़कर हर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसिल उतार चढ़ाव जारी है। लंदन ब्रेंट क्रूड आज 0.20% इजाफे के साथ $104 फी बैरल और US क्रूड 0.18% इजाफे के साथ $99.45 पर बैरल पर ट्रेड कर रहा है। डीजल इंजन से चलने वाली ट्रेनों से लंबी दूरी का सफर करने वाले मुसाफिरों से अब ज्यादा किराया वसूल किया जा सकता है। ये इजाफी रकम 15 अप्रैल से टिकट बुकिंग के वक्त रेल सफर में खुद ब खुद जुड़ जाएगा। दरअसल रेलवे बोर्ड डीजल इंजनों से चलने वाली ट्रेनों में सफर करने वाले मुसाफिरों पर 10 रुपए से 50 रुपए के दरमियान हाइड्रोकार्बन सरचार्ज या डीजल टैक्स लगाने का मंसूबा बना रहा है। यह सरचार्ज उन ट्रेनों पर नाफिज होगा जो डीजल इंजन का इस्तेमाल कर निस्फ से ज्यादा दूरी तक चलेंगे। ये ईंधन दरामदात के असरात को कम करने के लिए किया जा रहा है, जो तेल की बढ़ती कीमत से बुरी तरह मुतासिर हुआ है। AC क्लास के लिए 50 रुपए, स्लीपर क्लास के लिए 25 रुपए और अनरिजर्व क्लास के लिए कम से कम 10 रुपए फीस 3 कैटेगरी के तहत ली जाएगी। रेलवे बोर्ड ने सभी जोन्स को इन ट्रेनों की शिनाख्त करने की हिदायत दी है जो मुकर्ररा दूरी का 50% डीजल से चलती हैं। इस फहरिस्त को हर 3 महीने में तरमीम किया जाना है। हालांकि 15 अप्रैल से पहले बुक किए गए टिकटों पर सरचार्ज लगाने के बारे में अभी कोई वजाहत नहीं है। रूस और यूक्रेन के दरमियान चल रही जदोजहद के साथ साथ सऊदी अरब और यमन के दरमियान तसादुम के सबब आलमी तेल की कीमतें हाल ही में रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी हैं। हिंदुस्तान के जरिए रूस से रियायती कीमतों पर तेल दरामद करने के बावजूद फराहमी की कमी है। मुल्क में ईंधन की कीमतों में लगातार 12 दिनों तक इजाफे के साथ सारिफीन ईंधन की कीमतें रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई हैं। HCS सरचार्ज का इस्तेमाल इंडियन रेलवेज के रवां इलेक्ट्रिसिटी मुहिम के लिए भी किया जाएगा। रेलवे कौमी ट्रांसपोर्टर मिशन 100% इलेक्ट्रिसिटी नेट जीरो कार्बन इखराज मंसूबे के तहत अवाम को माहौलियात के मुवाफिक सब्ज और साफ व शफाफ ट्रांसपोर्टेशन फराहम करने के लिए अपने पूरे ब्रॉडगेज नेटवर्क की बिजली कारी करने के लिए एक मिशन मोड पर है।
कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर एक बार फिर मोदी हुकूमत को निशाना बनाया। राहुल गांधी ने ट्वीट करके मोदी हुकूमत पर हमला किया। राहुल गांधी ने लिखा कि यह वजीर आजम की जन धन लूट योजना है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में एक तस्वीर शेयर की है जिसमें बताया गया कि 2014 से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कैसे इजाफा हुआ। राहुल गांधी ने मुल्क को ये भी समझाया कि 2014 में टैंक भरने की कितनी कीमत अदा करनी पड़ती थी और आज क्या सूरत हाल है। मार्च में हिंदुस्तान की बेरोजगारी की शरह में गिरावट देखने को मिली है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMI के मंथली आंकड़ों के मुताबिक मुल्क में बेरोजगारी की शरह फरवरी में 8.10% थी, जो मार्च में घटकर 7.6% हो गई है। CMI के आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2022 में शहरी बेरोजगारी की शरह 8.5% यानी 8.5% और दही इलाकों के लिए ये 7.1% रही। छत्तीसगढ़ रोजगार के मामले में सबसे आगे रहा। यहाँ बेरोजगारी की शरह मुल्क में सबसे कम 0.6% रही। CMI के मुताबिक 2021 में मई में बेरोजगारी की शरह 11.84% पर पहुंच गई थी। हालांकि इसके बाद इसमें गिरावट देखने को मिली और ये जनवरी 2022 में 6.57% पर आ गई थी, लेकिन फरवरी में ये फिर 8.10% पर पहुंच गई, जो अब 7.60% पर आ गई है। CMI के मुताबिक हिंदुस्तानी मईशत की सेहत को बेरोजगारी की शरह सही तरीके से दिखाती है, क्योंकि यह मुल्क की मुकम्मल आबादी में कितने बेरोजगार हैं इसको बताती है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि जब तक किसी जुर्म में सजा के सबूत मजबूत नहीं होते तब तक मुल्क में अमन और अमान और मुल्क की दाखिली सलामती को बहाल और मजबूत करना मुमकिन नहीं है। लोकसभा में पीर के रोज अमित शाह ने क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 2022 को जेर गौर और मंजूरी के लिए पेश करते हुए कहा कि 1920 कैदियों की शिनाख्त कैदियों की शिनाख्त के लिए 1920 एक्ट को मनसूख करके तब्दील किया गया। यह बिल वक्त और साइंस के नुक्ते नज़र से ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि कसूर साबित करने के लिए अदालतों को जिस तरह के नतायज चाहिए उन्हें दस्तयाब कराने और कानून को नाफिज करने वाली एजेंसियों की ताकत बढ़ाने में बिल आज के वक्त का तकाजा है। माननीय अध्यक्ष जी, मौजूदा स्वरूप में जो कानून है वो बहुत ही सीमित श्रेणी के व्यक्तियों के माप लेने के लिए अधिकृत करता है। कानून में उसका उचित प्रावधान होना बहुत जरूरी है। अतः ये विधेयक लेकर मैं आया हूं, परंतु इतना जरूर कहना चाहता हूं, जब इसको पुरस्तापित किया जा रहा था, मेरे साथी मंत्री मिश्रा जी जब इसको लेकर सदन के सामने आया था, तब अनेक आपत्तियां इस पर उठाई गई। अनेक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों को भी कोट किया गया। उसको व्यक्ति की स्वतंत्रता और ह्यूमन राइट के एंगल से भी काफी सारे सदस्यों ने इस पर चिंता व्यक्त करी है। चिंता उनकी वाजिब है, परंतु इस सब का इसके अंदर उनकी चिंताओं की भी चिंता इसके अंदर कर ली गई है। वो बाद में मैं जब जवाब दूंगा तब बताऊंगा। इसके साथ साथ भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में एक नया मॉडल प्रिजन एक्ट भी मैन्युअल भी बना रहा है, जो हम राज्यों को यहां से भेजेंगे मॉडल प्रिजन मैन्युअल के नाम से। वो प्रिजन मैन्युअल भेजने के बाद कई सारी चिंता है जो इसके अंदर कवर हो जाएगी। कैदियों के पुनर्वसन के लिए है, फिर से समाज में उनको पुनः प्रस्थापित करने के लिए है, जेल के अधिकारियों के अधिकारों को सीमित करने के लिए है, उनके बीच में अनुशासन कराने के लिए है, अधिकतम सुरक्षा, जेल की सुरक्षा, महिला कैदियों के लिए अलग जेल से लेकर खुली जेल तक की व्यवस्था, ये कई सारी चीजों को ये प्रिजन के जो मॉडल प्रारूप हम यहां से भेजेंगे, वो जेल अधिनियम के अंदर बहुत सारी चीजों को हमने समाहित किया है। इसकी भी मैं जानकारी दूंगा। तो कृपया इस बिल को अकेले में आइसोलेशन में देखने की बजाय आने वाले मॉडल प्रिजन जेल मैन्युअल के साथ मिलाकर देखना। माननीय अध्यक्ष जी, मौजूदा स्वरूप में जो कानून है
उत्तर प्रदेश में 12वीं जमात के इम्तिहान में अंग्रेजी का पेपर लीक होने का मामला पीर को लोकसभा में उठा और इस तरह के वाकयात को खत्म करने और इस तरह के घिनौने जुर्म में मुलविस मुलजिमीन के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया गया। बहुजन समाज पार्टी के दानिश अली ने वक्फे सिफर के दौरान ये मामला उठाया और कहा कि इस तरह के वाकयात से उत्तर प्रदेश के तुलबा में काफी मायूसी फैल रही है। टेबल ऑफ द हाउस। सर, माननीय मंत्री जी का जवाब मुझे मिला है। मैंने पूछा था कि आखिर स्टूडेंट्स जो है लगातार सुसाइड आत्महत्याएं क्यों कर रहे हैं। रोहित वेमुला का एक बड़ा केस था, उसकी चर्चा देश भर में हुई, लेकिन कई ऐसे केसेस होते हैं अध्यक्ष महोदय जिनकी चर्चा नहीं होती और वो अंडर द कारपेट रह जाते हैं। जैसे मेरे ही लोकसभा क्षेत्र के बॉर्डर पर एक यूनिवर्सिटी है TMU, वहां पर करीब दर्जन भर छात्राओं ने आत्महत्या की है। किसी ने 5th फ्लोर पर से कूद के, किसी ने 4th फ्लोर पर से कूद के। एक आध केसेस में जो है, क्योंकि जब छात्राएं आत्महत्या करती हैं तो हमारे समाज में कई बार मेरा प्रश्न सर वही मैं उसी पे मैं आ रहा हूं, क्योंकि कई बार वो लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचता। एक आध केस में इंक्वायरी वगैरह हुई है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन जो जवाब दिया है सभा अध्यक्ष महोदय केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का जवाब दिया है, क्योंकि जब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की जो परमिशन दी है अल्टीमेटली भारत सरकार ने और इसी पार्लियामेंट ने ही अलाउ किया था। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार जो है केवल जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं केवल उनकी जिम्मेदारी लेकिन जो प्राइवेट डीम टू बी यूनिवर्सिटीज हैं जिनको परमिशन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने दी हुई है उनकी जिम्मेदारी से नहीं भागना चाहिए, क्योंकि ये जो मुरादाबाद में TMU यूनिवर्सिटी है इसमें दर्जन भर से ज्यादा छात्राओं ने आत्महत्या की है। क्या माननीय मंत्री जी हाउस को ये एश्योरेंस देंगे कि कोई एक कमेटी जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए एक स्पेशल कमेटी बना करके उसकी जांच की जाए। मरकजी यूनिवर्सिटियों में दाखिले के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का अमल अब 6 अप्रैल से शुरू होगा। पहले यह अमल 2 अप्रैल से शुरू होना था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के मुताबिक CUET के लिए दरखास्तें 6 अप्रैल से शुरू होंगी और 6 मई तक जारी रहेंगी। पहले दरखास्त की आखिरी तारीख 30 अप्रैल मुकर्रर की गई थी, ताहम इसमें अब तौसी कर दी गई है। अब सिर्फ कॉमन एंट्री टेस्ट के जरिए ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखने वाले कॉलेजों और शोबेजात के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिला हासिल किया जा सकेगा। दाखिला लेने में दिलचस्पी रखने वाले तुलबा एक फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं। फॉर्म भरते वक्त तुलबा को कुछ उसूलों को जहन में रखना जरूरी होगा। इंडिगो एयरलाइंस के फ्लाइट की नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बताया जा रहा है कि पायलट को प्लेन में धुआं नजर आया, जिसके बाद नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। फ्लाइट 6C7074 अहमदाबाद से नागपुर जाते हुए लखनऊ जा रही थी। इसमें 50 मुसाफिर और 4 स्टाफ मेंबर सवार थे। सभी मुसाफिर महफूज हैं। कर्नाटक हुकूमत ने तालिबात के बाद अब टीचर्स के लिए भी हिजाब पर पाबंदी लगा दी है। हुकूमत ने वाजे किया कि अगर कोई भी हिजाब पहनकर आता है तो उसे इम्तिहानी मरकज में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। रियासत में 10वीं जमात के इम्तिहानात जारी हैं। हुकूमत की जानिब से हिजाब से मुतालिक अहकाम जारी किए गए हैं। रियासती वज़ीर तालीम BC नागेश ने कहा कि सरकारी अहकाम के मुताबिक तालीमी इदारों में तुलबा के लिए यूनिफॉर्म लाजमी है। इसका इतलाक टीचर्स पर भी होता है। 10वीं के इम्तिहानी मराकिज़ में टीचर्स के हिजाब पर पाबंदी है और ये 12वीं जमात तक भी लागू होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में हैदराबाद आलमी मरकज के तौर पर हालिया बरसों के दौरान उभरा है। यहाँ पर IT कंपनियों को फराहम की जाने वाली सहूलियात के सबब हैदराबाद तवज्जो का मरकज बन गया है। बेंगलुरु कभी इंडियन सिलिकॉन वैली के तौर पर मशहूर था, ताहम तेलंगाना की तश्कील के बाद सामने आए नताइज में हैदराबाद IT के शहर में तब्दील हो गया है। इस पस मंजर में तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव और पड़ोसी रियासत कर्नाटका के कांग्रेस सरबराह शिव कुमार के दरमियान ट्विटर पर दिलचस्प बहस छिड़ गई। तफसीलात के मुताबिक चंद दिन कबल बेंगलुरु में बुनियादी सहूलियात की कमी की शिकायत एक IT कंपनी के CEO ने
ट्विटर के जरिए की, जिस पर वजीर केटी रामाराव ने उस सीईओ को जवाब दिया कि वह हैदराबाद आ जाए, जहां पर मजीद बेहतर सहूलियात फराहम की जाएंगी। उन्होंने इस खुसूस में ट्वीट करते हुए कहा था कि हुकूमत इख्तरात, बुनियादी ढांचे और जामे तरक्की पर तवज्जो मरकूज कर रही है। कर्नाटका के कांग्रेस सरबराह शिव कुमार ने इस ट्वीट का जवाब दिया और कहा कि वो उनका चैलेंज कबूल करते हैं। साल 2023 के अवाखिर तक कांग्रेस कर्नाटका में इख्तिदार पर वापसी करेगी और बेंगलुरु की अजमत को हिंदुस्तान के बेहतर शहर के तौर पर बहाल किया जाएगा। केटीआर ने इस ट्वीट का जवाब देते हुए शिव कुमार से कहा कि वो कर्नाटक की सियासत के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते और कौन जीतेगा ताहम उनका चैलेंज कबूल है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद और बेंगलुरु के दरमियान हमारे नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने के लिए सेहतमंदाना मुसाबकत करवाई जाए और हमारे अजीम मुल्क को खुशहाल बनाया जाए। केटीआर ने पड़ोसी रियासत कर्नाटका में हिजाब और हलाल के मसले पर जारी तनाज़े पर तबसरा करते हुए कांग्रेस के पीसीसी सदस्य शिव कुमार से कहा कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के फरोग, आईटी और बीटी की तरक्की पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। हिजाब और हलाल के मसले पर तवज्जो मरकूज करने की जरूरत नहीं है। श्रीनगर के मैसूमा के लाल चौक इलाके में सीआरपीएफ के 2 जवानों पर दहशतगर्दों ने हमला किया था, जिसमें एक जवान शहीद हो गया। वहीं दूसरा जवान अस्पताल में भर्ती है, जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हमलावर AK-47 से लैस थे। बताया जा रहा है कि ये वाकया कुछ दूरी पर इस मकाम वाक़या से कुछ दूरी पर सीआरपीएफ का कैंप है। ये कैंप एक मंदिर की सिक्योरिटी में लगा हुआ है। इससे पहले पीर के रोज साउथ कश्मीर के पुलवामा में दहशतगर्दों ने 2 मजदूरों को गोली मार दी, जिसके बाद दोनों के पास से अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एक ओहदेदार ने बताया कि दोनों मजदूरों की पहचान कर ली गई है। दोनों बिहार के रहने वाले हैं। श्रीनगर की नगीन झील में जबरदस्त आग लग गई, जिसमें मुतअद्दिद हाउस बोट्स खाकसर हो गई। करीब 4 बोट्स इसमें जलने की खबर है। झील में पीर के रोज जबरदस्त आग लगने से कई हाउस बोट जलकर खाकसर हो गई। आतिशबाजी से करोड़ों की इमलाक को नुकसान पहुंचा। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज ने बताया कि हाउस बोट में आग लग गई और उसने कतार में लगी हाउस बोटों को अपनी लपेट में ले लिया। इब्तदाई तौर पर मकामी अफराद और पुलिस ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, ताहम शदीद आग ने हाउस बोट्स को तबाह कर दिया। तकरीबन 2:27 पर लगी आग पर काबू पाने के लिए नजदीकी फायर स्टेशनों से 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। निगी लेक के पास है, जो क्लब 3 क्लब के बिल्कुल करीब है। तो दोनों साहब, अगर फायर टेंडर्स की बात करें तो वैसे और टाइम ऑन इनको थोड़ा सा टाइम लगे आने में। जो रोड से जो डल लेक से आने वाले हैं, मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पे आज या अगर आएंगे होंगे तो डल लेक से यहाँ पे लग ही जाता है उनको आने में। जहाँ तक जब तक वो यहाँ पे पहुँचेंगे तब तक तो हाउस बोट पाकिस्तान घुसता होगा। अगर हम रिहेबिलिटेशन की बात करें तो आपको लगता है इनको फिर से हाउस बोट बिल्ड करने का मतलब परमिशन मिलेगा? देखिए, जहाँ तक सवाल है हाउस बोट पॉलिसी का, जो यहाँ के ऑनरेबल एमपी साहब ने इम्प्लीमेंट की है लास्ट ईयर, तो अगर उसके मुताबिक हमें पूरी परमिशन है आप रिकंस्ट्रक्शन रिपेयर करने का हाउस बोट, वो बात नहीं है। लेकिन इसमें जो खर्चा आएगा उसको कौन जो इसका 100,000 या 10,000 की बात नहीं, ये लाख और करोड़ों की बात है, तो उसको कंट्रीब्यूट कौन करेगा? लिहाजा अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आगे आए और ये एक हाउस बोट नहीं है, ये 7 हाउस बोट है। जो आपकी फैमिली है जिनके ये हाउस बोट चल चुके हैं, उनको कंट्रीब्यूट करने के लिए
आप देख सकते हैं विजुअल्स अभी हमारे कैमरा से। इट्स वेरी हार्ड टू सी, इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग सीन। इसमें आप देख सकते हैं कि these houseboats boats have been they have completely dozed off। तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा इस सीजन से। और फायर फाइटर्स की बात करें कि दे आर ऑन आग की जो तपिश है, आग की तपिश यहाँ पे महसूस हो रही है। अभी हम आपको अब बात कोविड की। चीन के कई इलाकों से तकरीबन 10,000 तिब्बी कारकुन हालिया दिनों में शंघाई पहुंचे ताकि कोरोना के खिलाफ जंग में मदद की जा सके। दरअसल शहर में इन्फेक्शन बढ़ रहा है, सेहत के हुक्काम ने ये इत्तला दी। एक न्यूज एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि इतवार को तियानजिन और हुबई, जियांशी और शेडुंग सूबों समेत कई इलाकों से हजारों तबीब तेज रफ्तार ट्रेनों के जरिए मेगा सिटी पहुंचे। तियानजिन के जिलान जिले से ताल्लुक रखने वाली मेडिकल टीम के सरबराह हौशवान ने कहा कि हमारी टीम के तमाम 30 अरकान ने रजाकाराना तौर पर काम किया, जिनमें बहुत से लोगों ने हुबई में कोरोना वबा के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया। शंघाई म्युनिसिपल हेल्थ कमीशन के मुताबिक कुछ तिब्बी टीमें पहले ही आर्जी अस्पतालों में काम कर रही हैं जो हल्के केसेस और अलामत के बगैर लोगों की मदद के लिए तैयार है। सूबे इन्हुआई के 650 से ज्यादा डॉक्टर्स मकामी तिब्बी टीम के साथ जिले चोंगमिंग के एक आर्जी अस्पताल में काम कर रहे हैं, जिसमें 2700 से ज्यादा मरीजों के बिस्तर लगे हुए हैं। सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि हर किस्म के एंट्री वीजा रखने वाले अफराद को उम्रा करने की इजाजत होगी। सऊदी वजारत हज उम्रा ने उम्रा अपॉइंटमेंट की बुकिंग के लिए 3 मराहिल तय किए हैं। पहला, ममलिकत में दाखिले का वीज़ा हासिल करना। दूसरा, रजिस्ट्रेशन के वक्त उसकी मियाद को यकीनी बनाना। और तीसरा, एप्लीकेशन पर अपॉइंटमेंट बुक करना। सऊदी वजारत हज उम्रा के मुताबिक ममलिकत से बाहर से आने वाले ज़ायरीन को उम्रा की अदायगी के लिए ऐप के जरिए अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। वजारत ने कहा कि उम्रा अपॉइंटमेंट बुकिंग के ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे के अंदर सऊदी अरब में दाखिल ना होने की सूरत में उम्रे की इजाज़त खुद ब खुद मनसूख हो जाएगी। इसके अलावा वजारत ने मजीद कहा कि अगर दरख्वास्त दहिंदा कोरोना से मुतासिर निकला या किसी मुतासरा शख्स से राब्ते में रहा तो भी उम्रा की इजाज़त खुद ब खुद मनसूख हो जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से ये ऐलान अमरीका, बरतानिया और शेंगन के दुरुस्त वीज़ा रखने वाले शहरियों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल प्रोग्राम को बहाल करने के 1 हफ्ते के बाद आया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता माह सऊदी अरब ने अमरीका, बरतानिया और शेंगन का वीज़ा रखने वालों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत फराहम कर दी थी। ख्याल रहे कि शेंगन एरिया 26 यूरोपीय ममालिक पर मुश्तमिल एक ऐसा इलाका है जिसने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी बाहमी सरहदों पर तमाम पासपोर्ट और दीगर तमाम किस्म के सरहदी कंट्रोल को ख़त्म कर दिया। इसके अलावा सऊदी प्रेस एजेंसी ने कहा कि किसी भी मुल्क के शहरी जिनके पास वीज़ा है और वो सऊदीया की कौमी एयरलाइंस में किसी एक पर सफ़र कर रहे हैं, वो अब पहले वीज़े की दरख्वास्त देने के बजाय सऊदी आमद पर 12 माह का सियाहती वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अमेरिका की तारीख में पहली बार मुसलमानों ने न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर नमाज अदा की। इस दौरान हज़ारों की तादाद में मुस्लिम जमा हुए, तरावी की नमाज पढ़ी गई। मुसलमानों ने सड़क पर नमाज पढ़ने से सोशल मीडिया पर काफ़ी बहस छिड़ गई है। अल्लाहु अकबर। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पीर को वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद करने की कानूनी हैसियत पर गौर करेगा। पाकिस्तान के अखबार डॉन ने अपनी रिपोर्ट में ये इत्तला दी। इससे कबल इतवार को सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल का आसखुद नोटिस लिया था और मुख्तसर समाअत के बाद तहरीरी हुक्मनामा जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि अदालत
इस बात का जायजा लेना चाहिए कि आया इस तरह की कार्रवाई आइन के आर्टिकल 5 के तहत तहरीक अदम एतमाद को खारिज करने को आइन के आर्टिकल 69 में जो कि अदालत के दायरे इख्तियार से हटाने से तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अदालत ने तमाम सियासी जमातों और इंतजामिया के अहलकारों को हुक्म दिया था कि वो मौजूदा सूरत हाल से फ़ायदा न उठाएं और सख्ती से आइन के दायरे में रहें। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के फाउंडर नवाज शरीफ के ब्रिटेन वाले ऑफिस पर हमला हुआ है। 20 से ज़्यादा हमलावर इस वाक़े में शामिल थे जो इमरान खान की पार्टी PTI के बताए जा रहे हैं। अभी तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान में चल रहे सियासी ड्रामे के बीच पंजाब असेंबली में इतवार के रोज खवातीन अराकीन के बीच हाथापाई हुई। हुकूमत और अपोजिशन की MLAs आपस में गुत्थम गुत्ता हो गई। चीखती चिल्लाती हुई खातून MLAs ने एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की की और बाल भी खींचे। यूक्रेन के शहर खार्किव में रूसी फौज के ताज़ा हमले में 7 अफराद हलाक और 34 जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के कस्बे बोचा में इज्तिमाई खबर से 57 अफराद की लाशें मिली हैं। यूक्रेनी फौज ने हाल ही में रूसी फौज से यहाँ का कब्जा छुड़ाया। इज्तिमाई खबर से मिलने वाली लाशों के बाद यूक्रेन ने आलमी अदालत से तहकीकात करने का मुतालबा किया। इसी बीच कई खबरें ऐसी आई हैं जहाँ पे ये कहा गया है कि यूक्रेन की सड़कों पर कई शहरों में यूक्रेन की सड़कों पर लाशें पड़ी हैं और रशिया की फौज ने उन सभी अफराद को हाथ बांधकर बहुत बेदर्दी से कत्ल किया है। ग्रैमी अवार्ड 2022 की तकरीब के बीच यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का एक वीडियो मैसेज दिखाया गया। उन्होंने यूक्रेनी शहरियों पर हो रहे जुल्म के लिए रूस के कायदीन को जिम्मेदार ठहराया। लास वेगास के MGM ग्रैंड गार्डन एरिना में हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक करीब 5:30 बजे प्रोग्राम शुरू हुआ। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम अपनी ज़मीन पर रूस से लड़ रहे हैं। वो अपने बमों के साथ एक भयानक सन्नाटा लाता है जो मौत से लिपटा रहता है। इस सन्नाटे को आप अपने म्यूजिक से भरें, इसे भरकर हमारी कहानी बताएं। आखिर में बात RRR की। RRR बॉक्स ऑफिस पर लगातार रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। 550 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 10 दिन में ही 900 करोड़ रुपए से ज्यादा का वर्ल्ड वाइड बिजनेस कर लिया है। ट्रेड एनालिस्ट ने बताया कि यह फिल्म 5वीं हाईएस्ट ग्रेसिंग इंडियन फिल्म बन गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रामचरण ने फिल्म के क्रू के लिए ब्रेकफास्ट होस्ट किया था और अलग अलग तरीके से टीम से यहाँ पे लोग कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। इसका कारोबार को लेकर हर रोज एक नया रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। अब तक इस फिल्म ने 709 करोड़ 36 लाख रुपए की कमाई की है।
नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।